नमस्कार बच्चों, आज हम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो चैप्टर है कुमार गंधर्व द्वारा लिखित कक्षा 11 की गीतान पुस्तक से लिया गया है उसको सीखेंगे। तो बेटा जी, जैसा कि हम जानते हैं लता मंगेशकर का जब नाम आता है तो सारे लोगों के मन बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही इन्होंने नाम देखो बहुत अच्छा दिया है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, माने जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उस लता मंगेशकर की बात की है। तो उनके गाने सुनकर सारे लोग झूमने लगते हैं। तो लेखक ने कुछ ऐसी ही चर्चा की है इसमें कि लेखक क्या था, शास्त्रीय गायक था। तो शास्त्रीय जो गायन होता है वो अलग होता है और जो चित्रपट संगीत होता है वो अलग होता है। तो लता मंगेशकर हैं चित्रपट संगीत की। तो आप सोच लीजिए कि शास्त्रीय गायक चित्रपट संगीत को पसंद करे और वो भी उसकी तारीफ करे और लिखने के लिए मजबूर हो जाए, तो अब आप समझ लीजिए कि लता जी की जो गायन शैली है वो कितनी अच्छी होगी। तो लेखक ने अपनी घटना बताई है कि वो बीमार थे और एक बार ऐसे बैठे हुए थे, रेडियो पर, पहले रेडियो सुना करते थे, दूरदर्शन और ये सारे चैनल चलते थे, उनमें गाने आते थे। तो लेखक बीमार थे, बैठे हुए थे और वो गाने सुन रहे थे। उन्होंने गाने को सुना, उनके कानों में जब स्वर गए तो उनको बेचैनी ये हो गई कि आखिर जब ये गाना खत्म होगा और जो गायिका है उसका नाम सुनाया जाएगा तो वो गायिका कौन है। मैंने इस इंतजार में उस गाने को पूरा सुना और बाद में उन्हें बताया गया कि इस गाने की जो गायिका है वो लता मंगेशकर जी हैं। तब से लेखक ने सोच लिया कि जो चित्रपट संगीत है ये लता मंगेशकर है, मानो उन्होंने जैसे दुनिया को एक नया जीवन दिया है संगीत की दुनिया में। तो कहने को तो लोग ये भी बोलते हैं, इसमें भी कहा गया है कि नूर जहां पहले जो चित्रपट संगीत है उसकी अच्छी गायिका मानी जाया करती थी, लेकिन नूर जहां को जल्दी ही पीछे छोड़कर लता जी ने अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ बना लिया और सबसे प्रसिद्ध जो पहले नंबर की गायिका है वो मानी जाने लगी अपनी मेहनत से। तो जो ये है लेखक, उन्होंने इसमें बोला कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में बहुत अंतर होता है। शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल भी रसिकों को, माने श्रोताओं को उतना मन नहीं लुभा सकती जितना चित्रपट संगीत का 3 मिनट का गाना लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है। लोग ये भी मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कान बिगाड़ने से मतलब क्या है कि शास्त्रीय गायन को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि श्रोताओं को शुद्ध गायन से, लय और ताल से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है मनोरंजन से। और मान लीजिए यदि अच्छा गायन उन्हें लता जी का लगता है तो वो शास्त्रीय की 3 घंटे की गायकी को क्यों सुनेंगे। तो इसलिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका माना जाता है। और लेखक कहते हैं कि कुछ जो डायरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, म्यूजिशियन हैं, वो क्या करते हैं, लता जी से इस तरह के गाने गवाते हैं कि उनकी आवाज बहुत ऊंची हो जाती है। तो उनको इतना मेहनत कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लता जी के स्वर में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो धीमे स्वर में भी लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकती हैं, लोगों के कानों में वो रसोत्पादक डाल सकती हैं जो उनके लय और ताल तुक में है और बाकियों के में नहीं है। इसलिए लेखक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उन लोगों की जो ऐसा कराते हैं। लता जी ने अधिकतर करुण रस के और श्रृंगार रस के गाने गाए हैं जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं। न सिर्फ अपने ही यहाँ पर बल्कि विदेशों में भी लता जी की गायकी को पसंद किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि लता जी को कोकिला कहा जाता है, स्वर की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और लोगों ने ये भी कहा है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके कंठ को हमें रिसर्च के लिए चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर इनके गले में ऐसी क्या चीज है जो लोगों के दिल में ये इतनी जल्दी अपनी जगह बना लेती है, या इतनी ताकत इनके गायन में है कि सब इनकी तरफ आकृष्ट होने लगते हैं। तो लेखक ने इन सारी चीजों को इस चैप्टर में बताया है और आगे यह भी बताने की कोशिश की है कि गायिकाएं बहुत सारी होती हैं, मगर लता जैसी लोकप्रियता किसी को प्राप्त नहीं हुई, किसी को नहीं मिली। और संगीत के क्षेत्र में यदि बहुत दिनों तक कोई जीवित रहा है, या जीवित से मतलब है नाम गाया जाना, जीवित का मतलब आयु से नहीं है, नाम की गायकी,
माने किसी के नाम को यदि याद रखा जाएगा, माना जाएगा, तो वो लता जी का है, इनको कोई नहीं भुला सकता और लता जैसी गायकी किसी दूसरे की नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रीय वाले मेहनत ही करते हैं, मगर चित्रपट संगीत ने अपनी जगह बना ली है। और इसमें एक चीज और भी है कि इसमें चेंज होने के मौके हैं, परिवर्तन होता है, माने कुछ नया निकल कर आता है। चित्रपट संगीत में हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है जो रसिकों को, श्रोताओं को भाता है, इसलिए चित्रपट संगीत अच्छा माना गया है। और लता जी चूंकि चित्रपट संगीत की गायिका हैं, इसलिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में जाना गया। राजस्थान की रजत बूंदें जो किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम मिश्र के द्वारा, वितान भाग 1 में है, उसको सीखेंगे। तो जैसा कि टॉपिक है, राजस्थान जगह है, रजत बोलते हैं चांदी के जैसी, बूंदे माने बूंदे, यानी राजस्थान की एक बूंद भी जो पानी की वहां मिलती है वो मानो चांदी के समान होती है। अब इतना महत्व है पानी का, तो अब आप सोच लीजिए कि इस चैप्टर में क्या होगा, माने पानी से ही संबंधित कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया है, अनुपम मिश्र क्या है, पर्यावरणविद हैं, माने पर्यावरण की चीजों को देखने वाले, समझने वाले, उन पर शोध करने वाले, उनकी खोजबीन करने वाले हैं। तो उन्होंने राजस्थान के विषय में पता किया। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो राजस्थान के पानी की चर्चा की गई है, तो पानी आकाश से मिलता है, जो बादलों से आता है वो है। एक की है जो कुएं और कुइयां होती हैं, तो यदि वहां से नहीं आया तो कुएं और कुएं से निकालना पड़ेगा, तो कुएं और कुएं में क्या अंतर है, कैसे बनाई जाती हैं। और तीसरी की है कि जो इनको बनाने वाले हैं उनको चेजारो बोला जाता है। ठीक है बेटा जी, तो उन चेजारों के साथ लोगों का कैसा व्यवहार तब होता था और आज के समय में कैसा है, ये 3 बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो राजस्थान की रजत बूंदें जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसमें पानी की 3 प्रकार का पानी बताया है। तो पानी है, एक तो पाताल पानी, दूसरा पालर पानी और रेजानी पानी। तो जो पालर पानी है उसको बोलते हैं बरसात से आकर सीधा मिलने वाला जो पानी है उसको पालर पानी कहा जाता है। जो पाताल पानी है वो क्या है कि जो नीचे जमीन में होता है वो पाताल पानी होता है। और रेजानी पानी क्या है कि जो ऊपर से गिरता है पानी और रेत जो होता है वो पी लेता है और धीरे धीरे एक बूंद नीचे टपकता है, माने नीचे वाले जल से मिलता नहीं है, जो बीच में रहता है वो है रेजानी पानी। समझ गए बेटा जी? तो इन्होंने बोला है कि जो पानी नीचे है, जब खुदाई करते हैं तो वहां पर एक खड़िया की पट्टी चलती है। तो खड़िया की पट्टी वो अधिकतर इधर चूरू साइड में देखने को मिलती है, बाकी तो सारी जगह नहीं मिलती, तो इसलिए उसकी चर्चा की है इन्होंने। फिर वो बताते हैं कि इन पानी से हटकर कुएं और कुइयां होती हैं। लोग अपने पानी का उपयोग करने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए क्या करते हैं, कुएं और कुइयां बनाया करते थे। तो कुएं और कुएं में फर्क क्या है, व्यास का फर्क होता है। गहराई तो बराबर ही होती है क्योंकि जमीन से पानी निकालना है, मगर व्यास का अंतर होता है। कुई जो है वो छोटी मुंह वाली है और जो कुआं होता है वो बड़े मुंह वाला होता है। तो कुएं अधिकतर क्यों बनाते हैं लोग, क्योंकि यदि पानी की मात्रा पहले से ही कम है तो उसमें क्या होगा, यदि चौड़े व्यास में उसको फैलाया जाएगा तो निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए कुइयां ज्यादा होती हैं। तो कुएं में थोड़ा कम हो जाएगा, उतना ही ऊंचाई पर आएगा और बाल्टी से वो निकाल लिया जाएगा। तो कुएं और कुएं से पानी निकालने के लिए राजस्थान के लोग बाल्टी के साथ साथ एक चड़स का प्रयोग करते हैं, जो चैप्टर में बताया है। चड़स क्या होती है, एक चमड़े का जैसे ट्यूब होती है इस तरह का होता है, उसको बांध करके माने रस्सी से नीचे डाल देते हैं, जैसे जैसे पानी भरता है वैसे वैसे मोटा हो जाता है और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कुएं को बनाने के लिए बहुत जो मजदूर हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, माने अंदर से मिट्टी निकालने के लिए बाल्टी का प्रयोग करते हैं। खुदाई करते करते भसोली से वो नीचे चले जाते हैं, नीचे उनको गर्मी भी लगती है तो बाहर से लोग मिट्टी लेकर फिर अंदर डालते हैं ताकि उन तक हवा जाए। वो सर पे हेलमेट जैसा कुछ बड़ा मोटा मजबूत पहन के रखते हैं, कैप, ताकि उनके ऊपर मिट्टी या पत्थर गिरे तो उनको चोट ना लगे। तो मजदूर बेचारे मेहनत करते हैं। कई बार क्या करते हैं, जो खीप होती है घास राजस्थान में मिलती है, उसकी एक मोटी सी रस्सी बनाते हैं और उसको पूरा ऐसे बांध देते हैं ठोक के कील से, ताकि वो मिट्टी वापस ना गिरे। माने इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्षों के बाद कुएं और कुएं का निर्माण किया जाता है। अब कुएं और कुएं का निर्माण करने वाले जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को चेजारो बोला जाता है।
और वो मजदूरों को मजदूरी भी दी जाती है और अच्छी कोई बनने के बाद एक समारोह किया जाता है, भोज का आयोजन किया जाता है और ये सब करने के बाद जो मजदूर होता है उसको पूरा वर्ष जितने अपने त्योहार होते हैं उनको बुलाया जाता है और उन पर उन्हें उपहार दिया जाता है। माने मजदूरों के साथ भी बिल्कुल अपनापन जैसा व्यवहार है। यानी आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या है, हमने कोई भी काम कराया, मजदूरी दी और बात खत्म हो गई, फिर ना वो हमें जानता है ना हम उसको पहचानते हैं, क्योंकि काम की हमने मजदूरी दे दी। मगर पहले काम की मजदूरी भी दी जाती थी, लेकिन मजदूरी के साथ साथ लोगों के साथ अपनापन रहता था। ठीक है बेटा जी। तो चेजारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बिल्कुल अपने पारिवारिक संबंध जैसे होते थे। तो क्या करते थे कि उत्सवों पर उनको बुलाते और उनको पूरा वर्ष त्योहारों पर भी और उत्सवों पर भी उनको उपहार दिए जाते थे। साथ में प्रेम भाव भी रखा जाता था। मगर आज का समय बदल चुका है। उधर दो चीजों का वर्णन किया उन्होंने। एक जो बरसात का पानी मापने वाला यंत्र है उसको चेजा बोला जाता है। समझ में आया बेटा जी। तो तीन चीजें थी, पानी के प्रकार थे, पानी कैसे मिलता है कुएं और कुएं से, कुएं और कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है, और कुएं और कुएं का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और उनको क्या कहा जाता है। तो ये चीज बेटा जी आपको समझ आ गई होगी। और वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए एक बार आप चैप्टर को रीड कर लें तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। आलो अंधारी जो पाठ है बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ, वो वितान का भाग 1 माने कक्षा 11वीं का है और लास्ट चैप्टर है आपका। ये वितान की जो बुक है इसका तीसरा माने आखिरी चैप्टर है आलो अंधारी। कौन है लेखिका? बेबी हालदार। माने बेबी हालदार ने ये अपनी इस पाठ में आत्मकथा लिखी है। तो जो बुक में चैप्टर दिया हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक वाक्य जोड़े हैं, बड़े सुंदर शब्दों की रचना की है, बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया है, पेश किया है। तो लगभग 15, 20, 25 पेज का ये एक पाठ बना हुआ है। लेकिन मैं आपको इसको एक कहानी के रूप में एक इसका छोटा सा सार आपको बता देती हूँ। सारी घटनाएं बताऊंगी लेकिन एक कहानी के तरीके से आप इसको समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो शुरू करते हैं कि बेबी हालदार कैसी है। एक बड़ी मतलब साधारण महिला है। उनकी जो लड़की, जब वो लड़की थी तो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो 7वीं कक्षा की पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि उनकी 13 वर्ष की आयु में ही शादी हो गई थी। अब 13 वर्ष की आयु में कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची की शादी हो जाती है तो उसको जमाने का ज्ञान भी नहीं होता। फिर भी उसने बेचारी ने अपने पति के साथ बहुत एडजस्ट किया, माने उनके साथ रहने की कोशिश की। 3 बच्चे थे उनके। तो जब 12-13 वर्ष पति के साथ रहकर उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा, माने पति उसके ऊपर ज्यादती करता था, मार पिटाई करता था, तो वो उतना नहीं सह सकी। तो उन अपने बच्चों को लेकर वह वहां से निकल आई। ससुराल कहाँ पर है उसकी? दुर्गापुर में। तो दुर्गापुर से वो फरीदाबाद आ गई और वहां से फिर काम की तलाश में वो गुड़गांव जाकर बस गई। तो वहां जाकर के उसने घर से बाहर निकली है तो घर तो शहर में उसका है ही नहीं, तो उसने काम खोजना शुरू किया कि ऐसे महंगाई के जमाने में वो भी 3-3 बच्चों को साथ लेकर, उनका पढ़ाई का खर्च भी है, खाने का खर्च भी है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ना उसके माता पिता और भाई और ना ही ससुराल वाले। तो उसने बेचारी ने खुद काम खोजना शुरू किया। घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम वो करने के लिए निकल गई। तो धीरे धीरे एक के बाद एक घर में वो जाती, पता लगाती काम के लिए। तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहीं पर उसको काम दिलवा दिया। तो वहां उन्होंने 800 रुपए किराए का घर लिया। अब 800 रुपए तो मकान के देने पड़ते, ऊपर से पूरा घर खर्च, माने उसको मुश्किल हुई। उसने सोचा कि और दूसरा या तीसरा कोई इस तरह का घर 1-2 काम के वो और रख ले ताकि उसका अच्छे से गुजारा हो जाए। तो जब वो वहां रहती थी किराए वाले मकान में, आज के समाज की ये सबसे खराब स्थिति है। लोगों को अपनी कोई खैर खबर नहीं होती, मगर साथ में जो लोग रहते हैं, जो पास वाले हैं, पड़ोसी हैं, उनकी बड़ी चिंता होती है। तो जो महिलाएं थी, जो औरतें थी मोहल्ले की, वो क्या करती कि धीरे से उसके घर में जाती और उसके पति के विषय में पूछा करती थी। माने वो क्यों नहीं आता, या आता है तो कब आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इस तरह के उल्टे सीधे सवाल वो उससे किया करती थी।
त्योहार आता तो इसको सजने धजने का बिल्कुल शौक नहीं था बेबी हालदार को। तो उससे बातें करती कि तुम इस तरह से घूमती हो जैसे आपका पति है या नहीं है। तो ऐसे उल्टे सीधी बातें जब उससे की जाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब बेचारी ने क्या किया, पास में आना जाना भी बंद कर दिया, किसी से बातें करनी भी बंद कर दी, क्योंकि अकेले इंसान को सब परेशान करते हैं। तो उनका एक मित्र था सुनील, उसने अपने पड़ोस में ही कहीं जानकार के यहाँ पर उसको काम दिलवाया। अब काम दिलवाने के बाद वो तो अपने घर चला गया, ये काम के लिए वहां गई। उस घर में पहले से ही एक महिला काम करती थी, तो उसे लगा यदि ये काम करेगी तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। वो महिला वहां से निकलते हुए इसको 10 बातें सुनाकर निकल गई, मगर ये बेचारी चुप थी क्योंकि इसे काम की तलाश थी। यदि इसके पास दूसरा काम होता तो हो सकता है यह वह काम ना करती, क्योंकि किसी की नौकरी खोकर अपना गुजारा करना उसके लिए गलत था। तो इसलिए उसने सोचा कि मेरे भी बच्चे हैं, वो भी भूखे रहते हैं, तो मुझे भी काम चाहिए। अब वो तो मकान मालिक की इच्छा है कि किसको रखे, मुझे या आपको, उसकी मर्जी है। तो ये काम वहां पर करने लगी। वहां जो मकान मालिक हैं उनको ये तातुश के नाम से बुलाती है, ठीक है। तो तातुश भी इसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। यह उनके घर का सारा कामकाज करने लगी। एक दिन जिस मकान में ये किराए पर रहती थी, उस मकान मालिक ने क्या किया, अपना पूरा मकान तोड़वा दिया। मकान टूट जाने पर इसका सामान सड़क पे रख दिया गया और पूरी रात ये अपने बच्चों को लेकर उस सामान के साथ सड़क पर बैठी रही। जब ये बात तातुश को पता चली, उन्हें बहुत दुख हुआ और तातुश ने उसको अपने घर बुला लिया और अपने घर में ही एक कमरा दे दिया और बोल दिया कि बच्चों को लेकर तू यहीं रहेगी, अब कहीं नहीं जाएगी। तो ये बेचारी बहुत खुश हुई। एक तो जो तातुश हैं वो भी पिता के समान है, दूसरा परिवार में इसको एक नौकर की तरह नहीं रखा जाता बल्कि अपने पारिवारिक सदस्य की तरह रखा जाता है, माने जैसे उनकी बेटी है उन्हीं की तरह यह रहती है। तो ये भी काम को नौकर की तरह नहीं करती बल्कि उनकी पुत्री की तरह ही काम करती है। घर का खाना बनाना, बर्तन और ये सारा साफ सफाई ये सब किया करती थी। तातुश को पढ़ने लिखने का शौक था, तो तातुश जब अपनी लाइब्रेरी जो उन्होंने पुस्तकालय घर में बना रखा था, किताबों की अलमारी थी, उनमें से किताबें निकालते या साफ करते तो ये उनके साथ लग जाया करती थी, क्योंकि इनको बचपन से पढ़ने का शौक था। मजबूरी में बेचारी को कक्षा 7वीं से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो तातुश ने देखा कि इसको पढ़ना आता है या नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके इससे किताबें पढ़वाया करते थे। धीरे धीरे इसने पढ़ना और अच्छा सीख लिया। फिर इसको पत्र लिखने के लिए बोलने लगे कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर पत्र भिजवाते थे, कोई अध्यापक थे उनके यहाँ भेजते थे, वो उनके लिखे पत्रों की बहुत ही सराहना करते थे। सारा दिन जब घर में रहती तो बच्चे बाहर घूमने जाते पार्क में, तो तातुश इसको भी बाहर घूमने के लिए विवश करते कि थोड़ी देर बाहर भी घूम लिया कर। तो 1-2 बार कहने से ये चली गई, जाने पर इसको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा। ये फिर इसने वापस बेबी हालदार ने घर में ही रहना शुरू कर दिया और अपना पूरा समय पढ़ाई लिखाई में लगाने लगी। धीरे धीरे एक एक दिन गुजरता गया। तातुश ने इसके बड़े बेटे के बारे में पूछा जो घर से चला गया था, तो वह भी कहीं किसी दवाइयों के स्टोर पर काम करता था, उसको भी बुला लिया गया। इसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी तातुश देने लगे, माने इनका पूरा खाने का खर्च भी और पढ़ाई का भी पूरी जिम्मेदारी तातुश ने उठाई। अब यह इतना अच्छा घर छोड़कर क्यों जाएगी, क्योंकि काम के साथ साथ इसको पढ़ाई का भी मौका मिलता था और इसके बच्चों की भी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था। धीरे धीरे इस तरह से काम करते करते इसने लिखना शुरू कर दिया और एक बार जो दरवाजे पर बेल बजती है और वहां से आता है तो एक लिफाफा उनके हाथ में थमा दिया जाता है। जब उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें आलो अंधारी करके लिखा हुआ था, जो बहुत खुश होती है देख करके, और उसमें इसकी फोटो भी लगी थी। तो यह दौड़कर सबसे पहले तातुश के पास जाती है और खुश होकर के बताती है कि देखो मेरा ये लेख छपा है। मैंने धीरे धीरे लिखने लगी और इसकी लिखी हुई जो कृतियां हैं वो छपने लगी। तो जब ऐसा हुआ तो इसके पिता आए और पिता ने आकर बताया कि माँ की मृत्यु हो गई है। तो बेचारी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख को के साथ साथ उसको यूं बोलती गई, क्योंकि जब मेरा बुरा समय था तब मुझे किसी ने नहीं पूछा,
आज मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, ये सब दुख में मेरे साथ हैं। तो देखो पिता भी पूछने आया है और भाई भी मुझे पूछता है। नहीं तो एक समय वो भी था जब रास्ते पर बच्चों के साथ अपने सामान को लेकर पूरी रात ये अकेली बैठी रही, कोई साथ देने वाला नहीं था। तो इसीलिए थोड़ा दुख में लोग साथ नहीं देते, सुख में सारे लोग अपना बनाने के लिए आ जाते हैं। मगर जो बेबी हालदार हैं उनकी आत्मकथा से ये भी पता चल जाता है कि किस तरह से यदि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। देखो इसने घर का काम किया, माने झाड़ू पोछा नौकरानी वाला काम करने के बाद भी यह लेखिका बन गई। माने जो समय उसको मिला, थोड़ा भी मिला, उसने अपने लेखन कार्य के लिए दिया। तो धीरे धीरे इनकी कृतियां छपने लगी और इनको सब जानने लगे। तो ऐसे बेबी हालदार ने अपने बुरे समय को गुजार दिया और अच्छा समय आ गया और लेखिका बनकर हम सबके सामने प्रस्तुत हुई है।